Hello everyone and welcome you all into the PW IIT CSR नेट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे की जाए, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है, कैसे एक्चुअली इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा सही तरीका होता है जिसमें आपको कम से कम कंफ्यूजन हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं अविनाश मोरे, मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, देखते हैं, देखो कैसे पढ़नी है। उससे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया कि हमें क्यों पढ़नी है तो आपको अप्रोच समझ में आएगा कि कैसे पढ़नी चाहिए। देखते हैं, देखो कैसे क्यों हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात की एग्जाम में आपके आता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रियल रीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्या इसके एप्लीकेशन से डे टू डे लाइफ में हम उसको कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोरिलेट कर पाते हो, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों का आंसर ये है बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट से कुछ एक सब्जेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके लिए जो लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके डेली नीड्स में बहुत ही यूजफुल है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम क्या करते हैं, पता करते हैं। उसके बाद फिर हम उनकी स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद उनको हम बनाते हैं लैब में। 1818 से पहले, 1818 से पहले, ठीक है, पहले बताया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल थ्योरी के बारे में बताया गया था कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स आप कभी भी लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। फिर बाद में फ्रेडली चोलर ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, बताया कि नहीं भाई, हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत रिसर्च हुआ, रिसर्च चलते गया, और इसमें आज के दिन में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मिलियन ट्रिलियंस कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके प्रेजेंट हैं। आप डे टू डे लाइफ में आपका पॉलीमर हो, आप मेडिसिन लेते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप सनस्क्रीन लगाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो जिसमें आपको ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक क्यों चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनिक आपका लाइफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे कि क्या क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक पेड़ है, पेड़ तो थोड़ा यहाँ पे मेरा थोड़ा बढ़िया नहीं आएगा, तो मैं फिर भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे एक पेड़ है, इस पेड़ में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लिप्स में इसके कुछ कंपाउंड्स हैं ऐसे कि जो किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं कैंसर का इलाज करते हैं। इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे, एक पेड़ से अगर 10 लोगों का इलाज होता होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है। आपके पास बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे ये है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये लिमिटेड रहेगा। आपकी अगर आबादी आप समझोगे तो आपको 8 बिलियन प्लस हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इस कोई अगर बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उसके लिए आप कभी भी नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि इतने से हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसे नहीं रह सकते। आपको उसका सिंथेटिक वर्जन भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, इसमें से कोई कंपाउंड आप मिक्सचर लेते हो, पाउडर बनाते हो, पाउडर लेते हो, उसके बाद आपका अगर इलाज हो रहा है तो उसमें पाउडर में एक कंपाउंड नहीं होगा, उसमें कंपाउंड ए प्लस बी प्लस सी, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे आपके पास ऐसे, और उसमें से कोई एक कंपाउंड या 2 कंपाउंड्स ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से वो आपका जो भी कॉज है, आपकी जो भी बीमारी है, वो आपकी उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो उसमें से कोई एक ही कंपाउंड होगा जिसकी वजह से वो जो भी बीमारी थी वो दूर हो रही है। ऐसे नहीं कि तीनों काम कर रहे हैं, आप ले रहे हो, पाउडर ले रहे हो, बट उसमें से एक ही चीज काम कर रही है। पहले पुराने लोग वही काम करते थे, कुछ ना कुछ, जैसे आपको कुछ लग गया तो ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसे चलता था उनका। अभी भी बहुत सारे लोग आयुर्वेद फॉलो करते हैं, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि यही एक चीज है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें से कोई एक कंपाउंड होता है,
सिंथेटिक केमिस्ट्री कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत ही बीमारियां होती है, ये टैबलेट्स नहीं खाने चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो ये कंपाउंड है, जो लैब केमिस्ट दवाई है और ये जो दवाई है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस नहीं होता, मैक्सिमम टाइम आपका प्योरिटी का डिफरेंस होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, ये तीनों कंपाउंड ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो आपके बॉडी में, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो आपका काम सिर्फ बी कर रहा है। ए और सी क्या है, ए और सी आपके इंप्योरिटीज ही है, बट वो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसमें अगर देखोगे ए और सी आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नेचुरल चीज होती है वो अच्छी होती है, उसमें कोई भी ऐसी इंप्योरिटी नहीं है जो आपको हार्म कर रही है। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि इन पेड़ों को, इन पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इनको मतलब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना जिनकी वजह से बीमारियां भी बढ़ती है, तो उसमें भी वैसे होता है, ऐसे नहीं कि उसमें वैसे नहीं होता है। तो ए और सी की बात करोगे तो ए और सी कुछ काम का कंपाउंड है नहीं, बट आप ले रहे हो, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही आपकी बॉडी में, इसीलिए वो आप यूज कर रहे हो। बट एक्चुअल में जो काम कर रहा है, बी कंपाउंड काम कर रहा है यहां पे ऐसे। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, बी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाला जाए, स्ट्रक्चर पता किया जाए, स्ट्रक्चर पता किया जाए, स्ट्रक्चर पता करोगे। स्ट्रक्चर अगर आपने पता कर लिया तो स्ट्रक्चर आप कैसे पता करोगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हमारे पास बहुत सारे, उससे आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर पता करोगे। सो जो भी आपका स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर आ गया कुछ ऐसे कि भैया आपके पास कंपाउंड है ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे कुछ आर ग्रुप है, आर डैश है, आर डबल डैश है, कोई एक्स ग्रुप है, ऐसे बहुत सारा मतलब कंपाउंड आपने पता कर लिया। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, आपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से आपने पता कर लिया सही स्ट्रक्चर क्या है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता लग गया, यहाँ पे ये जो कंपाउंड था जो आपका यूज हो रहा था वो क्या है, बी है, मतलब ये बी का ही स्ट्रक्चर है। सो देखो ध्यान से समझो, अगर आपने बी सेपरेट किया है प्लांट से, और अगर आपने बी बनाया है, स्ट्रक्चर पता किया, आपने क्या किया, सिंथेसाइज किया इसको। अब इसको क्या किया, सिंथेसिस किया। अब आप ध्यान से समझिएगा बात को कि अगर आपने सिंथेसिस कर लिया ये कंपाउंड, और जो ओरिजिनल कंपाउंड आपको नेचुरली मिल रहा था पेड़ पौधों से, जो आपको मिल रहा था, ये कंपाउंड आपने स्ट्रक्चर पता किया। अगर स्ट्रक्चर गलत हुआ तो आपकी रिएक्टिविटी गलत हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट पता करना हमारा काम है। स्ट्रक्चर अगर हमने पता कर लिया, बी कंपाउंड जो नेचुरली हमें मिल रहा था, अब ये जो सिंथेसाइज किया गया कंपाउंड है, जो लैब में बनाया हुआ कंपाउंड है, जो लैब में बना हुआ है, और एक है आपका नेचुरल कंपाउंड है। अब ध्यान से समझना इसमें बात, इन दोनों में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती, 100% फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होते हैं। दिक्कत होती है इंप्योरिटी की। जैसे कि यहां पे लैब में आपने कुछ सिंथेसाइज किया, तो इसमें आपने बहुत सारे मेथड्स यूज किए होंगे, वहां पे मेटल्स यूज किए हैं आपने, पैलेडियम यूज किया आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, तो अलग अलग चीजें आपने यूज किए हैं। तो दिक्कत है आपकी इंप्योरिटी की। अगर आप प्योर कंपाउंड बना रहे हो, आपका लैब में अगर सिंथेसिस प्योर बन रहा है, बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से, ऑर्गेनिक मेथड से अगर आप कर रहे हो, तो आपका जो सिंथेसिस होगा, जो लैब में आपका कंपाउंड बनाया जा रहा है, ये और वो दोनों का काम बिल्कुल सेम है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम बिल्कुल सेम टू सेम है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम होगा तो फंक्शन सेम होगा, और फंक्शन अगर आपका सेम है तो बिल्कुल काम सेम होगा। बात बस किसकी है, बात बस इंप्योरिटी की। हम बोलते हैं कि भाई सिंथेसिस कंपाउंड नहीं मत लो, टैबलेट्स मत खाओ, तो वो है इंप्योरिटी का पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अगर आपका कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया गया है, जो आपने मेडिसिन बनाई है, वो अगर प्योर है, बहुत ही, उसकी भी प्योरिटी लेवल होती है, वो अगर बहुत ही बढ़िया प्योर कंपनी से है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से उसको अगर बनाया गया है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये जो काम हो रहा है, ये काम और ये काम दोनों सेम कंपाउंड, दोनों से काम बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात। सो आप अगर कोई भी चीज जो नेचर के केस में लिमिटेशन से, जो भी लिमिटेशन से, नेचर में क्या लिमिटेशन है भाई, आपका कोई पेड़ है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच सकती है, बट अगर पेड़ ही लिमिटेड होंगे तो उसको आपको फिर से स्टार्ट करने में 5 साल 10 साल लगेंगे, पेड़ पूरा बनाने में। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन से, जिस लिमिटेशन को ओवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
आपको कोरोना में वैक्सीन चाहिए थी, किसने बनाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग थे। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन बनी सबसे पहले, उसमें 2 लोग मेडिसिन से थे और 2 लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट थे। सो इसलिए अगर ध्यान से समझोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपको सिंथेसिस का नॉलेज है तो। अगर आपके स्किल्स बहुत बढ़िया है लैब में, आप अगर बहुत बढ़िया से मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया से सिंथेसिस, बहुत बढ़िया से रिएक्शंस अगर वर्कआउट कर सकते हो, तो आपको बहुत ही स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो अगर ध्यान से समझोगे तो यहां पे आप देखते हो अलग बीमारी के लिए अलग मेडिसिन है, सबके लिए अलग मेडिसिन है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो फार्मासिस्ट का रोल है, फार्मेसी जो लोग करते हैं उनका रोल है, वही मैक्सिमम सिंथेसिस का जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग देखते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में भी आता है, तो इसीलिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल नहीं है, अनेक मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर से, सिंथेटिक ड्रग्स से, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी हमें जरूरत होती है। सो सिंथेसिस उसका बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और अगर आज की डेट में आप समझोगे तो आपको मिलियन ट्रिलियंस कंपाउंड्स दिखेंगे कि जो ऑलरेडी बन चुके हैं, और भी नए नए नेचुरल प्रोडक्ट समंदर में से निकालो, इधर से निकालो, उनका स्ट्रक्चर पता करो, उनके सिंथेसिस करो, जिनकी कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, किसी ना किसी चीज़ में उसका यूज होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है आपके लाइफ से रिलेटेड या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब कहानी क्या है, इसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है, और जो मैंने बताया कि एग्जाम के लिए भी जरूरी है। अब कहानी क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अगर आप आज से भी आपने शुरू किया, आपकी अगर उम्र 18-20 साल है, आज से आपने अगर शुरू की है पढ़ाई, आज के जब आप जियोगे कितना, 70 साल 80 साल जियोगे। सो 60 साल तक भी अगर आप डेली एक रिसर्च पढ़ोगे ना, डेली अगर एक रिसर्च पेपर पढ़ोगे, एक मॉलिक्यूल को बनाने की तरीका पढ़ोगे, तो भी आपसे सारे कंपाउंड्स के जनरेशंस कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनके रिएक्शंस लगाते हैं, इनका स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ही लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लॉजिकल, बहुत ही अंडरस्टैंड, सारे मॉलिक्यूल्स को आप एग्जैक्टली जैसे आप पढ़ते हो वैसे आप फॉलो नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए बहुत ही लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। सो क्या है लॉजिकल अप्रोच? द बेस्ट अप्रोच क्या है बेटा, क्या बेस्ट अप्रोच है जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले बता दूं कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर कौन से होते हैं। पहला होता है आपको जीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला होता है जीओसी, दूसरा होता है आपका एरोमेटिसिटी, तीसरा होता है आपका कौन सा, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये आपके क्या है बेटा, बेसिक चैप्टर्स है। स्टीरियो केमिस्ट्री आपके क्या है, सारे बेसिक चैप्टर्स है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये आपके रिएक्शन होती है, कहीं BH3 आप ऐड कर रहे हो, BH3 आप ऐड कर रहे हो तो बोरान लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे लग रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का अटैक कर रहा है कार्बोनिल पे। जो भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो रिएक्शन मैकेनिज्म में, अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड का कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, हैलोजन डेल्टा निगेटिव है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस पर अटैक करेगा। ये सारे जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस में आपको क्वेश्चन आएगा क्यों, मतलब आपको कहीं पे भी अगर समझना है कि किस चीज को आपको, जैसे कि यहां पे ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन अगर आपको समझना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर आपको लेना है, तो आपके पास जीओसी और एरोमेटिसिटी का नॉलेज होना चाहिए। आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी क्यों आएगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन सवाल जब आएगा, तब उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ रीजन होने चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्टर्स वहां पे काम करते हैं। 100% केसेस में ये फॉलो नहीं होता, बट 95% केसेस में ये आपका फॉलो होने वाला है। सो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये सबसे बेसिक पोर्शन आपका रहने वाला है, जो आपको नेसेसरी है बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले ये आपका होना चाहिए। डायरेक्टली आप रिएक्शन मैकेनिज्म, डायरेक्टली नेम रिएक्शन, डायरेक्टली रिएजेंट्स आप नहीं पढ़ सकते। अगर आपका ये बहुत अच्छा है तो डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, इससे भी पहले नोमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, देन बेसिक एरोमेटिसिटी और जीओसी आपका क्या है, बेसिक पोर्शन होता है। दूसरा पोर्शन आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपका क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपका रिएक्शंस में कुछ भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप जीओसी और एरोमेटिसिटी से एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको रिएक्शन में पता करना है कि स्टीरियो क्या है, स्टीरियो मतलब क्या होता है, अभी अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, कंपाउंड में ऐसे ही नहीं होता।
अगर आप देखोगे तो बहुत बार क्या होता है, एक कंपाउंड है जिसका आर कन्फिग्रेशन है, उसकी रिएक्टिविटी अलग है, वो भी डिपेंड करता है कायरल अकायरल इन्वायरमेंट पे। तो रिएक्टिविटी अलग हो सकती है, अलग इनहेंशुमर्स की अलग रिएक्टिविटी हो सकती है। तो उसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है, जो बेसिक है, ये भी एक टूल है, ये एक टूल है, एक जो आपको अंडरस्टैंड करने में, एक टूल है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में आगे हेल्प करता है। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है दैट इज योर इंटरमीडिएट्स। फोर्थ आपका होता है इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स। दूसरा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी में देख लो आप 5 नंबर लिख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यही पढ़ना है, इसके बाद आपको ये यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है। जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ 1-2 ही टॉपिक है जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लगती है, जैसे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वहां पे नहीं लगती। तो आप उस रिएक्शन मैकेनिज्म का वो पोर्शन इससे पहले पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी सब कुछ पोर्शन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म में आप कौन सा पहले पढ़ोगे। सो जो एडवांस टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि एडवांस टॉपिक्स कौन से भाई, आपका है 6 नंबर का नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन होता है। 7 नंबर में आपका रिएजेंट्स है, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन एंड रिएजेंट्स, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो रिएजेंट्स समझने के लिए आपको काम आता है। 8 नंबर आता है आपका रिएजेंट्स, रिएजेंट्स है। 9 नंबर है आपका पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, ये भी टॉपिक है आपका। 10 नंबर फोटोकेमिस्ट्री, ये जैम में नहीं होता, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री जैम में नहीं होता। रिएजेंट्स भी बहुत एडवांस नहीं होते, कुछ ही पोर्शन यहाँ पे होता है। नेम रिएक्शन भी कुछ ही पोर्शन यहाँ पे होते हैं, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन में भी कुछ ही पोर्शन होता है, बहुत बेसिक पोर्शन होता है, ठीक है। 11 नंबर की बात करोगे तो आपके पास आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। देन आपका आ जाता है 12 नंबर में नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स। और आपका 10 नंबर पे आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, 11, 12, 13 नंबर पे आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पहले भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें रिलेशन नहीं होता, बस जीओसी का थोड़ा नॉलेज यहाँ पे चाहिए होता है। जीओसी अगर आता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये एक बेसिक रिएक्शन का पोर्शन है, बेसिक्स ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होते हैं उनका ये बेसिक्स है। तो आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझना है तो आपको जीओसी एरोमेटिसिटी का नॉलेज होना चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको आगे का जो पोर्शन है नेम रिएक्शंस, रिएजेंट, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, पेरिसाइक्लिक, ये अगर अच्छे से समझना है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का, इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना ये पढ़े इनमें दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यहां पे फेस करनी पड़ेगी। आपको इसका बेसिक्स, मतलब ये बेसिक, ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी एडवांस टॉपिक्स आते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले आपको SN1 SN2 क्यों पढ़ाते हैं 11 12 में, इसीलिए पढ़ाते हैं। SN1 SN2 एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट्स, कटायन, उसके बारे में सब कुछ चर्चा होगी। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इन टॉपिक्स पे जाओगे। अब क्वेश्चन ये है, नेम रिएक्शंस पहले पढ़े, रिएजेंट्स पहले पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी पढ़ो। पहले ये पढ़ोगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपके इसमें से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे आएगा। सो ये पढ़ो, ये पढ़ो, इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो, नेम रिएक्शन के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, सो उसको होल्ड पे रखो। जैसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक में होता है कि चैप्टर खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा। सॉलिड स्टेट पढ़ाया, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ाया, ऑर्गेनोमेटेलिक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये इनऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज, फिजिकल में चैप्टर वाइज, जैसे इनऑर्गेनिक में कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जैसे कि आपको पहले बॉन्डिंग पता होना चाहिए, तब आप मेन ग्रुप पढ़ोगे। जैसे आपको फिजिकल में भी कभी कभी ऐसे होता है, क्वांटम पता होना चाहिए, तब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने में मजा आएगा। तो कुछ टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन जरूरी होते हैं, बट ऑर्गेनिक में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है।
जितना इनऑर्गेनिक फिजिकल में नहीं होता। इतना सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे बहुत ही सीक्वेंस मैटर करता है। अब नेम रिएक्शन में कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे जिसमें रिएजेंट्स आ रहे हैं, तो रिएजेंट्स को कर लो, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करो। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कभी कभी ऐसे होता है कि रिएजेंट्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो रिएजेंट्स जब कर लोगे तब वो क्वेश्चंस करो। जितना आपने पढ़ा है उतने क्वेश्चंस कर लो। 100% क्वेश्चंस आपके अगर नहीं हो रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस खत्म होने के बाद उनको ट्राई करो। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? सो नेम रिएक्शन आपको इनके बाद ही पढ़ना है, रिएजेंट्स, प्रोटेक्शन, डिप्रोटेक्शन। अब इसके बाद ही आपको ये पढ़ना है, इनके बाद ही आपको रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन पढ़ने हैं। रिएजेंट्स पहले पढ़ के नेम रिएक्शन बाद में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन आपको पढ़ना होगा रिएजेंट से पहले। ये पढ़ोगे, उसके बाद फिर ये पहला, उसके बाद फिर ये दूसरा होगा। ये पढ़ने के बाद ही ये पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना है। समझ में आ रही कहानी? और रिएजेंट्स नेम रिएक्शन होने के बाद ही पेरिसाइक्लिक पढ़ना है, और पेरिसाइक्लिक के बाद ही फोटोकेमिस्ट्री पढ़ना है। सो इनमें अगर इंटरचेंज हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले, इंटरमीडिएट पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट कार्बिन नाइट्रिन के लिए भी रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है। SN1 SN2 के लिए कार्बोकटायन का नॉलेज चाहिए होता है, तो आप पहले वो पढ़ लो, बाद में कटायन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले कटायन पढ़ लो, बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे नेम रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, रिएजेंट्स की बात करोगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके पहले ये सब कुछ होना चाहिए, तभी इन टॉपिक्स को हाथ लगाना है। अब आपका 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर हो चुका है। इसके बाद फिर आपका ये टॉपिक यहां से यहां तक आपका ये क्या, ये हो चुका है। तो सबसे पहला आपका ये था फर्स्ट, दूसरा आपका ये दोनों थे यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या थे, दोनों थे यहाँ पे, ये फर्स्ट। सेकेंड पोर्शन है आपका ये, थर्ड पोर्शन है आपका ये, इसको भी थर्ड बोलूंगा मैं, इसको भी थर्ड बोलूंगा, ठीक है। तो ये पूरा पहले कर लो, उसके बाद फिर आप इस पे जाओ। वैसे पेरिसाइक्लिक का उतना रिलेशन नहीं होता है, बट आपको कार्बिन के क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं, नेट गेट के बच्चों को कार्बिन के क्वेश्चंस बीच में आ जाते हैं, तो कार्बिन का नॉलेज होना चाहिए भाई, तभी तो आप पेरिसाइक्लिक के वो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इसके बाद आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, तो आपका ये 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर पे आप ये पढ़ोगे, फिर आप 5th नंबर पे हेट्रोसाइक्लिक पढ़ोगे। कुछ रिएजेंट्स में आप कपलिंग रिएक्शंस पढ़ोगे, उसका बहुत जरूरी नॉलेज यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में चाहिए। यहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, वो आपको यहाँ पे चाहिए होता है। बहुत सारी चीजें आपके नेम रिएक्शन बहुत सारी, जैसे कि कौन सी रिएक्शन होती है वो, बहुत सारी, एक रिएक्शन नहीं, बहुत सारी रिएक्शन, जैसे मैनिच रिएक्शन वगैरह, ये सारे आपको हेट्रोसाइक्लिक्स में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बाद ही पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद समझोगे इसको, तो इसको आप 6 नंबर पे पढ़ लेना, उसको 7th नंबर पे पढ़ लेना, या फर्स्ट में ही पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट का एडवांस अगर जाओगे CSR नेट गेट के लिए अगर आप पढ़ोगे, तो इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म का नॉलेज चाहिए होगा, क्योंकि जो एडवांस रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे सैम वगैरह के रिएक्शंस होते हैं, तो उसके लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज आप पहले भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैम लेवल के आप पहले भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप पहले भी पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो, बस GOC का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल फॉलो करना है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मैं कहूं तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंटेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप रिएजेंट्स पढ़ रहे हो। अब रिएजेंट्स आप पढ़ रहे हो, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आप पढ़ रहे हो। दूसरा, आप नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो। नेम रिएक्शंस में आप क्या पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं क्या कहूं, फ्योरस की रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हो, रीअरेंजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो। सो देखो, दोनों समझाता हूं आपको। इसके कुछ एप्लीकेशन से जो आपने पढ़ लिए, जैसे कि 15 एप्लीकेशन से जो आपने पढ़ लिए, बट क्या पता और एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो जो आपकी दूसरे किताब में दिया हो, यहां पे ना दिया हो। सो इसमें अगर ध्यान से समझोगे तो 15 एप्लीकेशंस आप पढ़ लो, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस करो बहुत सारे, उसके एग्जाम्पल्स देखो, तरह तरह के अलग अलग किताबों में से एग्जाम्पल देखो। जो आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देखो। सो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखने से क्या होता है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपका लॉजिकल अप्रोच बढ़ता है, और लॉजिकल अप्रोच बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। सो यहाँ पे अगर ध्यान से बात समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी। फ्योरस की रीअरेंजमेंट जो है, जैसे कि फ्योरस की रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है,
आप कुछ नॉर्मल रिएक्शन कर लोगे, इसका मैकेनिज्म कर लोगे। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको करने पड़ेंगे। आप बोलोगे, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें तो हर एक एग्जांपल में अलग हो रहा है, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से समझो। वहां पे आप क्या करते हो, सिंपल रिएक्शन पढ़ लो, बाद में कुछ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका लॉजिकल अप्रोच डेवलप हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। उसको अगर आपने निगेटिव, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको निगेटिव ले लेते हैं, अरे इसमें कुछ हो रहा था, उसमें कुछ हो रहा है सर, अरे ऐसे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, कुछ आप कॉमन पढ़ रहे हो, फेवरस के रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स आएंगे, कॉमन एग्जांपल्स आएंगे जो आपके 80% होंगे। आपको 20% डिफरेंट केसेस पढ़ने पड़ेंगे, 20% डिफरेंट केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से भी 10% ऐसे होंगे, इसमें से भी आपके 20% में से 10% ऐसे होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, बेसिक दिमाग लगाओगे तो भी काम हो जाएगा, और जो 10% होंगे वो एडवांस होंगे। सो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक हाथ क्वेश्चन ऐसे देख के देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि एक आध चीज हम पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली अपोजिट होगा, पॉसिबिलिटी होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये नहीं कहता मैं 100% होते, तो आपको 80% तो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से ही होता है, बट जो 20% होता है डिफरेंट केसेस आपको देखने पड़ते हैं। एग्जामिनर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं पूछता है, आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम का पेपर अगर देखोगे, एग्जाम का एनालिसिस करो, उसमें से आपको समझ आएगा कि जो 90% क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, जो आप 80% इसमें पढ़ते हो उसमें से। एक 10% सीएसआर जीआरएफ वाला हायर लेवल के जो एग्जाम्स है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक हाथ क्वेश्चन, इसमें आईआईटी जैम केमिस्ट्री में भी एक हाथ क्वेश्चन ऐसे होता है कि जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है एडवांस लेवल का डाल के। सो कोई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो आपसे ना हो, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत सालों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के, बट एक हाथ क्वेश्चन उनसे भी नहीं होता है। और अगर आपसे एक हाथ क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। एक हाथ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, उस क्वेश्चन को देखो, उसका रिजल्ट देखो, उसका प्रोडक्ट देखो, उसका सॉल्यूशन देखो और उससे सीखो, यही काम आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि आपको क्या करना है, 80% केसेस आपके एज इट इज फॉलो होंगे, बस 20% ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपको पढ़ने हैं। और टीचर्स आपको एग्जाम्पल करवाते तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि जिसमें आपको समझ में नहीं आता है, बट आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझनी होगी कि 80% कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल फॉलो होते हैं। आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे, जब आपका एमएससी हो जाएगा, आप पीएचडी के लिए जाओगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो हम नहीं पढ़ते अभी तक। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो स्टैंडर्ड किताब है उन्हीं को पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा रिसर्च पेपर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, जब तक आपके टीचर आपको ना पढ़ाए। और जो भी टॉपिक होगा, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो इसी तरह से आपको ऑर्गेनाइज करने, और इसी के हेल्प से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंड होगी। बस ये मेंटेलिटी लेके चलना है कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये केसेस फॉलो करने होंगे, आपको ये दिमाग में रखना है पहले से कि ऐसे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिएजेंट्स में क्या होता है कि फंक्शंस होते हैं, बहुत बार ऐसे होता है, नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। और रिएजेंट्स की भी बात करोगे, रिएजेंट्स में भी क्या होता है, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ बताया जाएगा, बट कुछ केसेस में आपको सिर्फ फंक्शन, उसके काम याद रखना होगा। सो काम याद रखना है, सिंथेसिस अप्रोच तभी आएगा जब आपको रिएजेंट्स का फंक्शन पता होगा, उसका काम पता होगा, ठीक है। सो रिएजेंट्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब आप कहते हो कि सर इसको रटना है क्या, रटना नहीं है, बट इसको आप समझ रहे हो ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे हो रहा है। अब वो काम भी तो पता हो, बहुत सारे रिएजेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, वो काम अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। तो इसलिए आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है नेम रिएक्शन में। बेकमैन रिएजेंट है, उसमें H+ चाहिए होता है, PCl5 से भी काम हो जाता है कभी कभी, POCl3 से भी काम हो जाता है कभी कभी, तो ये आपको पता होना चाहिए।
दूसरी बात यहाँ पे प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में कौन सा रिएजेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, कौन सा रिएजेंट डिप्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ये भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। रिएजेंट्स की बात करोगे तो उनके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप काम आगे बढ़ा सकते हो। आपको दे दिया DDQ, आपको तो एप्लीकेशन ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन करोगे। सो आपको उसका एप्लीकेशन बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री के भी डिफरेंट केसेस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके नॉरिस टाइप 1 है, नॉरिस टाइप 2 के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब नॉरिस टाइप 2 जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, बट डिफरेंट एग्जाम्पल है, अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग केसेस है, उसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, लॉजिकल अप्रोच बढ़ाना है और एग्जाम में अप्लाई करके देखना है। अप्लाई करोगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फॉलो करना है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं हमेशा GOC, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इससे पहले मैं कभी कभी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा देता हूँ जिसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म्स, देन मैं नेम रिएक्शंस पढ़ाता हूँ, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन रिएजेंट्स, ये टेक्निक में फॉलो करता हूँ। और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है। अगर मैं इसी तरीके से, मैंने बहुत स्टूडेंट्स पे इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ कि इस तरह से ही ये काम करता है। इसमें कुछ चीज़ें रिएजेंट्स में याद करनी होती है, रिमेंबर रखनी होती है। अब मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, देखो काइनेटिक्स में आप ये पढ़ते हो, इक्वेशन सॉल्व करते हो, बट आप फिर भी फॉर्मूला करते हो ना कि भैया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे आप याद रखते हो ना फॉर्मूला। तो वैसे ही कहानी यहाँ पे भी कि इस रीजन के ये काम होंगे, ये पता होने चाहिए। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से था। आपको और क्या लगता है इससे रिलेटेड कि और कौन सी टेक्निक होती है जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी टेक्निक आपको लगती है कि जो टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, इस तरह से सर मैंने ट्राई किया है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।